Hello everyone, I welcome you all in class 11th Arun Sir's chemistry classes. In the previous video, I have completed about valence bond theory and the different type of overlapping which results in the formation of covalent bond. And also we have started about sigma bond and pi bond. Now from today onwards, means in this video, I am going to explain you about some bonding parameters like bond length, bond energy and bond angle and factors affecting it, and then introduction of hybridization. So let us start our video. Bonding parameters. Bonding parameters means these are those parameters, those objectives which explains about the covalent bond. So there are three bonding parameters. The first one is bond enthalpy or also called as bond energy. Okay? It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds of same kind so as to separate the bonded atoms in gaseous state. यानी कि दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ सेम टाइप, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ. जैसे कि H और H के बीच में बॉन्ड है, तो 1 मोल इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए जिससे कि वो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी. ये 1 मोल बॉन्ड है, एक जैसे एटम के बीच में बॉन्ड है, उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए जिससे कि वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी. द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. लाइक नंबर 1 फैक्टर, size of atom. Very simple. Larger the size of atoms, lesser will be extent of overlapping. So smaller will be the bond enthalpy. यानी एटम के साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी. जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लूँ, क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड और आयोडीन का बीच का बॉन्ड. तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का और भी बड़ा. ठीक है कि नहीं? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा. यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ बॉन्ड एनर्जी हियर डिक्रीजेस. साइज बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी कम, साइज छोटा एटम का तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा. सेकेंड फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. मल्टीप्लिसिटी मतलब कितने बॉन्ड्स हैं. ठीक है कि नहीं? ज़्यादा बॉन्ड होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी. द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेस. मैंने यहाँ पे एक वैल्यू भी दे रखी है बेटा, देखो. बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड है 348 किलो जूल पर मोल, और अगर डबल बॉन्ड है 619 किलो जूल पर मोल, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है कि नहीं? तो जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी. एंड थर्ड फैक्टर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. है ना? एटम पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ग्रेटर द number of lone pair electrons present on the bonded atoms, greater will be repulsive interactions between them, and finally smaller will be the bond energy. यानी कि जो bonded atoms हैं उन पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें रिपल्सिव इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी एटम्स के बीच में, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी. ठीक, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. देखो, पहली कॉलम में कार्बन, दूसरे में नाइट्रोजन, तीसरे में ऑक्सीजन और फोर्थ में फ्लोरीन.
कार्बन कार्बन के बॉन्ड में कार्बन पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, नाइट्रोजन के बॉन्ड में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के बॉन्ड में 2 लोन पेयर होते हैं और फ्लोरीन में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है कि नहीं, पर एटम। तो हम ऐसे कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एटम 4 लोन पेयर 1 2 3 4 और फ्लोरीन में 6 1 2 3 4 5 और 6। अब आप इनकी बॉन्ड एनर्जी को देख लीजिए। कार्बन कार्बन 348, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 163, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 146 और फ्लोरीन फ्लोरीन 139। हमने सिंगल बॉन्ड को ही कंपेयर किया है जिससे कि रेशनैलिटी मेंटेन रहे, आइडेंटिटी मेंटेन रहे। तो सेम टाइप के एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये पहला पैरामीटर हो गया बॉन्ड एनर्जी, जो 3 बातों पे डिपेंड कर रहा था, साइज ऑफ एटम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा फैक्टर है, पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। ये मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब वीबीटी से बताया था तब भी डिफाइन किया था। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल में जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे AX है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। स्मॉल d मीन्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे ये मॉलिक्यूल मैंने एक ले लिया, ठीक है ना, एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये A है ये X, ठीक है। इन दोनों ने ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। RA तो हो गया रेडियस ऑफ एटम A, RX ये हो गया रेडियस ऑफ एटम X, ठीक है कि नहीं। और बॉन्ड बनाने के बाद इस न्यूक्लियस के सेंटर से इस न्यूक्लियस के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, ठीक है कि नहीं। Now bond length also depends upon certain factors like bond length increases with the increase in size of atom. एटम के साइज बड़े होंगे तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं। जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल था, छोटा एटम था तो बॉन्ड लेंथ कम, ब्रोमीन की उससे ज़्यादा है और आयोडीन की भी उससे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं यहीं पर ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस with increase in size of atom. And second point, bond length decreases with the multiplicity of bond. भाई सीधी सी बात है, multiplicity of bonds बढ़ेंगे तो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी, तो एटम्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, तो बॉन्ड लेंथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग। बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यूज में ले रहा हूँ। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है 134 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है 120 पिकोमीटर्स। तो यानी सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, डबल बॉन्ड उससे छोटा और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा। तो ये दूसरा पैरामीटर था, दैट इज बॉन्ड लेंथ। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पैरामीटर हमारे पास बॉन्ड एंगल। ये अभी मैंने कई टॉपिक पढ़ाए थे तो बॉन्ड एंगल बताया भी था मैंने। मतलब जब एटम्स की शेप या ज्योमेट्री होती है तो उन एटम्स को जो इमेजिनरी लाइन से हम ज्वाइन करते हैं तो उन इमेजिनरी लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। द बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द एवरेज एंगल बिटवीन द लाइन्स, है ना, एवरेज एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स को जो लाइन रिप्रेजेंट करती हैं उन लाइन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, BeF2 में ये एंगल है 180 डिग्री और मीथेन में
109 degree 28 minutes. So these were the points of parameters of covalent bond. Now we come to the one of the most important topic of chemistry. It is not only for chemical bonding but for the chemistry, and that is concept of hybridization. Very important, or I can say most important topic. कहीं पे भी कभी भी आ जाता है अलादीन के जिन की तरह, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. मैं पहले आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीबीटी हमने पढ़ी थी, उस वीबीटी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फ्लॉ है. तो पहले मैं वो समझाऊंगा, उसके फ्लॉ, उसके बाद मैं हाइब्रिडेशन पर स्विच ओवर करूंगा. तो पहला पॉइंट है कि क्या प्रॉब्लम थी वीबीटी में, हम समझते हैं उसको ध्यान से. अकॉर्डिंग टू वीबीटी, मैंने अभी पढ़ाया था, वैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. और तब मैंने एग्जाम्पल भी कौन कौन से लिए थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. फ्लोरीन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड, तो एक वैलेंसी. ऑक्सीजन में 2 थे तो 2 वैलेंसी, और नाइट्रोजन में 3 थे तो 3 वैलेंसी. ओके, बहुत बढ़िया, वीबीटी परफेक्ट, सब कुछ बता दिया. अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. भाई अगर वीबीटी इतनी परफेक्ट है तो वो सारे एटम्स के मॉलिक्यूल्स में एप्लीकेबल होनी चाहिए परफेक्टली. चलिए देखते हैं. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन. इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि दोनों एस ऑर्बिटल फिल्ड है. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0. तो वीबीटी के हिसाब से बेरिलियम की वैलेंसी हो गई 0, क्योंकि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन की वैलेंसी होनी चाहिए 1. कार्बन, 1s2 2s2 2p2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p वाले, तो वैलेंसी होनी चाहिए 2. ये तो कह रहा है कौन, वीबीटी. अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में बेरिलियम कंपाउंड बनाता है BeF2, वैलेंसी कितनी है बेरिलियम की, 2. वीबीटी कह रहा था 0. बोरोन का कंपाउंड होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3, इसमें बोरोन की वैलेंसी कितनी है, 3, लेकिन वीबीटी तो कह रहा है 1 होनी चाहिए. और कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मीथेन, CH4, इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, लेकिन वीबीटी तो कह रहा है भाई 2. तो एक्चुअल वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट and the valency determined by the VBT, both are totally different. So we can conclude that the VBT is not applicable to all the atoms. Understand? VBT is not applicable to all the atoms, and it is not able to explain or justify the valency of beryllium, boron, carbon and many more elements. So we can say that the concept of VBT is being limited, and there is a need, there is a requirement of a new concept which should also explain these valencies of elements along with the valencies as explained by the VBT. मतलब कि जो VBT ने बताई वो वैलेंसी और जो एलिमेंट की एक्चुअल वैलेंसी है वो उन सबको बता दे. हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और वो कॉन्सेप्ट है कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन. तो मैं कंक्लूड करता हूं कि देयरफॉर वीबीटी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन. सो देयरफॉर देयर वाज अ नीड, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है कि नहीं. अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके की बात करता है. वो कहता है कि कोई भी एटम अपने आप ऐसे ही बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि एटम हमेशा पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट में होता है. ऐसा मानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में कि ग्राउंड स्टेट में एटम कभी बॉन्ड नहीं बनाता है. पहले एटम को ग्राउंड स्टेट से जाना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो जाएगा हाइब्रिड स्टेट में,
और ये हाइब्रिड स्टेट रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है, नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी एटम को कितने बॉन्ड बनाने हैं उस नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन होती है। 2 बॉन्ड बनाने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन 2 ऑर्बिटल से होगा, 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ऑर्बिटल से हाइब्रिडेशन होगा, एंड सो ऑन। रिक्वायरमेंट पर है, नेसेसिटी पर है। और फिर हाइब्रिड स्टेट होने के बाद, हाइब्रिडेशन होने के बाद तब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है फाइनली। तो एटम, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, देन हाइब्रिड स्टेट एंड फाइनली फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब है कि हाइब्रिडेशन होती क्या है, डेफिनेशन क्या है। भाई आप ऐसे एग्जाम्पल देख लो कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपने घर में एक बॉक्स लेकर आए, उसमें रेड पेंट है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति है दूसरा उसी घर में वो वाइट पेंट लेकर आए, पेंट है, और ये 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ये दोनों एक ही रूम को शेयर करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। अब ए चाहता है कि मैं रेड पेंट करूं और बी चाहता है कि मैं वाइट पेंट करूं, तो भाई दोनों में झगड़ा होगा ना। तो इसीलिए फिर समझदारी क्या है, आप रेड पेंट ले लीजिए और वाइट पेंट ले लीजिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए। जो भी कलर डेवलप होगा उसको आप कमरे में पेंट कर दीजिए, तो रेड वाले का भी मन हो जाएगा पूरा और वाइट वाले का भी हो जाएगा। तो मिलकर अंदाजे से देखें कौन सा कलर लगभग निकल के आएगा, ऑलमोस्ट पिंक की तरह होगा, या लाइट रेड हम कह सकते हैं। तो लाइट रेड इज अ हाइब्रिड कलर ऑफ रेड एंड व्हाइट, ठीक है कि नहीं। ये हाइब्रिडेशन हो गया कि हमने रेड और व्हाइट को एक दूसरे के साथ मिक्स किया। कुछ इस तरीके से एटम के ऑर्बिटल्स में भी होता है। तो क्या होता है, डेफिनेशन सुनिए और याद करिए इसको प्रॉपरली। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, थोड़ी सी एनर्जी में डिफरेंट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, टू गिव राइज अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। नए सेट ऑफ ऑर्बिटल को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप, सबकी शेप एक जैसी होगी, एंड इक्विवेलेंट एनर्जीज, सबकी एनर्जी बराबर होगी, एंड सिस्टमेटिकली ओरिएंटेड और सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन द स्पेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि एक एटम के कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी की एनर्जी लगभग बराबर है, मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाए, वो सब नए ऑर्बिटल्स का नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबकी शेप एक जैसी होगी, सबकी एनर्जी एक जैसी होगी और सब स्पेस के अंदर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होंगे। और ये जो अरेंजमेंट होता है ना, वो दैट इज अकॉर्डिंग टू VSEPR। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री डेवलप करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो एक जैसी होती है, आप उसे ऐसे समझ लें, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप हो गई, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में या हाइब्रिडेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लीजिए ध्यान से। पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडेशन मस्ट हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी और सेम एनर्जी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप, मैंने बता दी आपको। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, हमेशा वो इक्वल नंबर में होंगे, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, हाफ फिल्ड एज वेल एज फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन एज रिक्वायर्ड। यानी वैलेंस शेल के वो ऑर्बिटल जो या तो हाफ फिल्ड हो या हो सकता है कभी कभी फुल्ली फिल्ड हो, दोनों टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे।
एंड सिक्स पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिस्टमेटिकली ओरिएंटेड इन स्पेस टू गिव राइज अ सिस्टमेटिकली शेप और ज्योमेट्री। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो स्पेस में अरेंज हो जाएंगे और इस तरीके से अरेंज होंगे कि मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर शेप डेवलप करेंगे। डिटेल्स अब जो होंगी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके।